भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था, इतने बड़े देश को संगठित कैसे रखा जाए। 1947 में भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, बल्कि वह बिखरा हुआ, अस्थिर और आशंकाओं से भरा हुआ। 565 रियासतों को जोड़ना एक चुनौती थी, जिसे सरदार पटेल ने संभाला। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, राज्यों की सीमाएं किस आधार पर तय हो। शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषाई आधार पर राज्यों के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अगर भाषा के नाम पर राज्य बने तो देश में अलगाववाद बढ़ेगा और भारत टूट सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। लोग अपनी भाषा में प्रशासन, शिक्षा और पहचान चाहते थे। यही मांग सबसे पहले आंध्र प्रदेश में तेज हुई। इस दबाव को समझते हुए सरकार ने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाई। लंबी जांच और बहस के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भाषा को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। नतीजा था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। इसने प्रशासन को आसान बनाया, लोगों को अपनी पहचान दी और लोकतंत्र को मजबूत किया। हाँ, इससे क्षेत्रीय राजनीति बढ़ी, लेकिन भारत की एकता संविधान ने बनाए रखी। यही इस फैसले की सबसे बड़ी सफलता थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे बनी भाषाओं के आधार पर राज्यों की सीमाएं। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी किसी जीत के जश्न जैसे नहीं थी। देश उस समय एक बिखरा हुआ भूगोल था। 565 रियासतें, अलग अलग राजा, अपने कानून और अपनी महत्वाकांक्षाएं। कागज पर भारत था, लेकिन जमीन पर भारत एक विचार मात्र था। यही सामने आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी आयरन व्हील के बिना शायद भारत आज एक नक्शा नहीं, बल्कि कई छोटे देशों का समूह होता। उन्होंने कूटनीति, दबाव और जरूरत पड़ने पर शक्ति के जरिए रियासतों को भारत में मिलाया। लेकिन रियासतों के विलय के बाद एक नया संकट खड़ा हुआ। अब राज्यों की सीमाएं कैसे तय? यहीं से जन्म लेता है वह टकराव जिसने आगे चलकर भारत का राजनीतिक भविष्य तय किया। आजादी के बाद सबसे पहली भाषाई चिंगारी उठी तेलुगु भाषी क्षेत्र से। ये इलाके मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन थे, जहां तमिल भाषा और प्रशासन का प्रभुत्व था। तेलुगु लोगों को लगने लगा कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी मांग सीधी थी, तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य। लेकिन दिल्ली में बैठे सत्ता के गलियारों में यह मांग खतरनाक मानी गई। जवाहरलाल नेहरू को डर था कि एक भाषा को राज्य मिला तो पूरे देश में ऐसी मांगों की बाढ़ आ जाएगी। इसी चुप्पी के बीच आगे आए पोटी श्रीरामुलु, कोई बड़े नेता नहीं, बल्कि गांधीवादी विचारों से प्रेरित एक आम इंसान। 28 अक्टूबर 1952 को उन्होंने अनशन शुरू किया। 58 दिनों तक भूख, कमजोर होता शरीर और अडिग संकल्प। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत ने पूरे आंध्र प्रदेश को जगा दिया। हिंसा, विरोध और आक्रोश ने सरकार को झुका दिया। 1953 में आंध्र प्रदेश बना, और यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी। और यहीं से शुरू हुई भारत की पहली लैंग्वेज वॉर। महाराष्ट्र में मराठी बनाम गुजराती संघर्ष ने मुंबई को युद्ध भूमि बना दिया। सड़कों पर नारे गूंजे, लाठियां चली, जाने गए। तमिलनाडु में भाषा केवल संवाद नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान बन गई। हिंदी विरोधी आंदोलन ने केंद्र को खुली चुनौती दी। पंजाब में पंजाबी सुबह आंदोलन ने भाषा को धर्म और पहचान से जोड़ दिया। भारत जो अभी विभाजन के जख्म झेल रहा था, तो वहीं अब एक नया खतरा सामने था, भाषाई विभाजन। क्षेत्रीय दलों ने भाषा को वोट बैंक बना लिया। अब सरकार के सामने साफ था, या तो इन भावनाओं को दबाया जाए या फिर इन्हें संविधान के दायरे में बांधा जाए। यहीं से इतिहास ने करवट ली। जब पूरे देश में भाषाई तनाव बढ़ने लगा, तब सरकार समझ चुकी थी कि अब भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि संवैधानिक सोच से फैसला लेना होगा। इसी वजह से 1953 में बनी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, जिसे आमतौर पर फजल अली आयोग कहा जाता है। यह आयोग कोई औपचारिक कमेटी नहीं थी। इसने लगभग 3 साल तक पूरे भारत का दौरा किया, हजारों लोगों से बात की, लाखों ज्ञापन पढ़े। भाषा, प्रशासन और राष्ट्रीय एकता में संतुलन कैसे बने। आयोग ने साफ कहा कि भाषा को पूरी तरह नजरअंदाज करना लोकतंत्र के खिलाफ होगा, क्योंकि जनता अपनी भाषा में पहचान और प्रशासन चाहती है। लेकिन साथ ही चेतावनी भी थी, केवल भाषा के आधार पर राज्य बनाना देश के लिए खतरनाक हो सकता है।
यही असली संघर्ष था। एक तरफ लोकतंत्र की मांग तो दूसरी तरफ भारत टूटने का डर। फजल अली आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने भावनाओं को संविधान की सीमाओं में ढाल दिया। 1956 का साल भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। लंबी बहस, डर और विरोध के बावजूद संसद ने पास किया स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। यही वह पल था जब भारत ने पहली बार खुद को भाषाई पहचान के साथ संवैधानिक रूप में स्वीकार किया। इस कानून के लागू होते ही भारत का नक्शा बदल गया। पहले जहां रियासतों और अस्थायी सीमाओं का भ्रम था, वहीं अब बने 14 स्पष्ट राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। मद्रास बना तमिलनाडु, मैसूर बना कर्नाटका, केरल का गठन हुआ और कई बड़े राज्यों की सीमाएं दोबारा खींची गई। लेकिन यह फैसला सिर्फ भाषा पर आधारित नहीं थी। सरकार ने स्पष्ट सिद्धांत दिखाया, लैंग्वेज यस, नेशन फर्स्ट। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 को अगर एक शब्द में समझें तो वह शब्द है संतुलन। यह फैसला न पूरी तरह सुरक्षित था, न पूरी तरह खतरनाक। इसके फायदे साफ दिखे। जब प्रशासन जनता की अपनी भाषा में चला तो शासन ज्यादा प्रभावी और जवाबदेही बना। आम लोग अदालत, शिक्षा और सरकारी कामकाज से जुड़ पाए। इससे लोकतंत्र गहराया और स्थानीय संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को संरक्षण मिला। क्षेत्रीय दलों ने वोट बैंक की राजनीति शुरू की और कहीं कहीं भाषा के नाम पर हिंसा भी हुई। इससे राष्ट्रीय एकता को समय समय पर चुनौती मिली। तो वहीं अगर आज की बात करें, हिंदी थोपे जाने का डर, उत्तर बनाम दक्षिण की राजनीति और समय समय पर नए राज्यों की मांग, ये सब उसी भाषाई बहस की गूंज है जो 1950 के दशक में उठी थी। भाषा समस्या नहीं है, समस्या है भाषा की राजनीति। 1956 में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन एक बेहद जोखिम भरा फैसला था। उस समय डर था कि देश टूट जाएगा, अलगाववाद बढ़ जाएगा, भारत फिर बिखर जाएगा। लेकिन भारत ने वही किया जो उसने हमेशा किया, डर से नहीं, संतुलन से फैसला लिया। इस फैसले ने लोगों को उनकी पहचान दी, लेकिन सत्ता संविधान के हाथ में रखी। यही वजह है कि आज तमिल भी भारतीय हैं, मराठी भी भारतीय हैं, तेलुगु भी भारतीय हैं। क्या भाषाओं के आधार पर राज्य बनाना सही था? कमेंट में लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से ही जिंदा रहता है।